प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला के इस बेहतरीन एपिसोड में। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां मानव सभ्यता मौजूद तो थी, लेकिन गति नहीं थी। हजारों वर्षों तक मनुष्य लगभग एक ही प्रकार का जीवन जीता रहा। सुबह सूरज उगता, लोग खेतों की ओर निकल जाते, बैलों के साथ हल चलता, हाथों से बीज बोए जाते और पूरा जीवन प्रकृति की कृपा पर टिका रहता। समय घड़ी से नहीं, ऋतुओं से मापा जाता था। वर्षा अच्छी हुई तो समृद्धि, बारिश ना हुई तो अकाल। यही मानव जीवन का गणित था। उस समय मनुष्य तकनीकी रूप से कमजोर नहीं था, बल्कि उसकी सोच सीमित थी। वह प्रकृति को समझ नहीं पाया था, इसलिए उसने प्रकृति को देवता बना दिया। बिजली चमकी तो देवताओं का क्रोध माना गया, बीमारी आई तो दैवी शाप समझा गया, सूखा पड़ा तो पापों का परिणाम कहा गया। विज्ञान की अनुपस्थिति में कल्पना ही सत्य बन गई थी। समाज स्थिर था, लेकिन ये स्थिरता विकास की नहीं, ठहराव की निशानी थी। कृषि समाज ने मानव को बस जीवित रहना सिखाया, आगे बढ़ना नहीं। उत्पादन सीमित था, क्योंकि सब कुछ मानव और पशु श्रम पर निर्भर था। एक किसान जितना हाथों से कर सकता था, उतना ही उत्पादन संभव था। यदि जनसंख्या बढ़ती तो संसाधन कम पड़ जाते, इसलिए गरीबी और असमानता लगभग हर सभ्यता की स्थायी वास्तविकता थी। जीवन का अधिकांश समय भोजन जुटाने में ही समाप्त हो जाता था। ज्ञान, अनुसंधान या नवाचार के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती थी। मनोवैज्ञानिक रूप से भी मानव स्वतंत्र नहीं था। उसका जन्म ही उसके भविष्य का निर्णय कर देता था। जिस परिवार में पैदा हुआ, वही पेशा, वही सामाजिक स्थिति, वही जीवन। परिवर्तन का विचार खतरनाक माना जाता था। परंपरा को चुनौती देना विद्रोह समझा जाता था। इसलिए समाज में आज्ञाकारिता को गुण और प्रश्न पूछने को अपराध बना दिया गया। मानव मस्तिष्क की जिज्ञासा सामाजिक संरचनाओं के भीतर कैद थी। लेकिन इतिहास का एक नियम है, मानव बुद्धि को हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता। धीरे धीरे कुछ लोगों ने दुनिया को अलग नज़र से देखना शुरू किया। उन्होंने प्रकृति को चमत्कार नहीं, एक प्रणाली के रूप में समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि हवा, पानी, आग और गति में नियम छिपे हुए हैं। यदि नियमों को समझ लिया जाए तो मानव प्रकृति का गुलाम नहीं, उसका सहयोगी बन सकता है। यहीं से मानव चेतना में सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ। पहली बार मनुष्य ने ये सोचना शुरू किया कि शायद गरीबी भाग्य नहीं, तकनीकी सीमाओं का परिणाम है। शायद कड़ी मेहनत ही पर्याप्त नहीं, बल्कि बेहतर तरीके से काम करना अधिक महत्वपूर्ण है। ये विचार साधारण लग सकता है, लेकिन यही वो क्षण था जब मानव इतिहास कृषि युग से बुद्धि के युग की ओर मुड़ रहा था। व्यापार का विस्तार हुआ, समुद्री यात्राएं बढ़ीं, नए महाद्वीपों से संसाधन आए और समाज में धन का प्रवाह बढ़ा। धन ने जिज्ञासा को जन्म दिया, जिज्ञासा ने प्रयोग को, और प्रयोग ने विज्ञान को। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि प्रकृति अराजक नहीं है, वो नियमों से संचालित होती है। यदि नियम समझ लिए जाएं तो ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। ये परिवर्तन केवल तकनीकी नहीं था, ये मनोवैज्ञानिक क्रांति थी। मनुष्य पहली बार स्वयं को ब्रह्मांड का निरीक्षक मानने लगा। अब वो डरकर प्रार्थना करने वाला जीव नहीं, बल्कि प्रश्न पूछने वाला प्राणी बन रहा था। क्यों और कैसे जैसे प्रश्न मानव सभ्यता के नए मंत्र बन गए। यही वो समय था जब मानव समाज अंधविश्वास से तर्क की ओर, परंपरा से प्रयोग की ओर और नियति से नियंत्रण की ओर बढ़ रहा था। कृषि समाज की सीमाएं स्पष्ट होने लगी थीं। बढ़ती जनसंख्या, सीमित उत्पादन और कठिन श्रम ने मानव को मजबूर किया कि वो नए समाधान खोजे। आवश्यकता ने बुद्धि को जगाया, और जब आवश्यकता, जिज्ञासा और विज्ञान एक साथ मिलते हैं, तब इतिहास में क्रांति जन्म लेती है। मानवता एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां पहली बार मशीन मानव श्रम की जगह लेने वाली थी। ये केवल नई तकनीक का जन्म नहीं था, ये मानव सोच के पुनर्जन्म की शुरुआत थी। अब दुनिया प्रकृति की गति से नहीं, मानव बुद्धि की गति से चलने वाली थी। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने गांवों को शहरों में बदला, श्रम को उद्योग में बदला और मनुष्य को आधुनिक युग में प्रवेश कराया। औद्योगिक क्रांति की कहानी। मानव इतिहास में एक ऐसा क्षण आया जब शक्ति का अर्थ बदल गया। सदियों तक शक्ति का स्रोत मानव शरीर, पशु श्रम, हवा और पानी थे। जितनी ताकत इंसान या जानवर लगा सकते थे, उतना ही काम संभव था।
सभ्यताएं इसलिए धीमी थीं क्योंकि ऊर्जा सीमित थी। मानव मेहनती था, पर उसकी क्षमता प्रकृति की सीमा में कैद थी। फिर मानव ने एक अद्भुत खोज की। ऊर्जा को मुक्त किया जा सकता है। जब पानी उबलता है तो उससे भाप बनती है। ये एक साधारण घरेलू अनुभव था, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इस साधारण घटना में छिपी असाधारण शक्ति को पहचाना। उन्होंने समझा कि भाप केवल गर्म हवा नहीं, बल्कि नियंत्रित ऊर्जा है। यदि इस ऊर्जा को दिशा दी जाए तो ये पहाड़ हिला सकती है। यहीं से भाप इंजन का जन्म हुआ। पहली बार मानव ने ऐसी मशीन बनाई जो थकती नहीं थी, सोती नहीं थी, शिकायत नहीं करती थी। ये मशीन लगातार काम कर सकती थी। ये खोज केवल तकनीकी नहीं थी, ये मानव सभ्यता के ऊर्जा समीकरण का पूर्ण परिवर्तन था। अब उत्पादन मानव मांसपेशियों पर निर्भर नहीं रहा, ऊर्जा को कैद करके काम कराया जा सकता था। भाप इंजन ने खदानों से पानी निकालना शुरू किया, फिर मिलों को चलाया, फिर पहियों को घुमाया और अंततः पूरी दुनिया को गति दे दी। गति, यही औद्योगिक क्रांति का असली शब्द था। जहां पहले यात्रा में महीनों लगते थे, वहां अब मशीनें दूरी को छोटा करने लगीं। समय पहली बार सिकुड़ने लगा, लेकिन मशीन केवल एक उपकरण नहीं थी, उसने समाज की संरचना बदल दी। पहले उत्पादन घरों और छोटे कारीगरों में होता था। एक बुनकर अपने घर में कपड़ा बनाता था, लोहार अपने छोटे कार्यस्थल में औजार तैयार करता था। काम व्यक्ति के नियंत्रण में था। मशीनों ने इस व्यवस्था को तोड़ दिया। बड़े बड़े स्थानों पर मशीनें स्थापित की गईं और लोगों को एक जगह इकट्ठा होकर काम करना पड़ा। यही कारखाना व्यवस्था का जन्म था। कारखाना केवल उत्पादन का स्थान नहीं था, वो आधुनिक समाज की प्रयोगशाला बन गया। यहाँ पहली बार मानव को मशीन की गति के अनुसार जीना पड़ा। पहले इंसान काम की गति तय करता था, अब मशीन तय करने लगी कि इंसान कितनी तेजी से काम करेगा। मशीन रुकती नहीं थी, इसलिए श्रमिक को भी रुकने की अनुमति नहीं थी। उत्पादन निरंतर होना चाहिए था। इस परिवर्तन ने मानव मन पर गहरा प्रभाव डाला। पहले काम जीवन का हिस्सा था, अब जीवन काम का हिस्सा बन गया। लोग गांव छोड़कर शहरों में आने लगे। परिवार टूटे, सामुदायिक जीवन कमजोर हुआ और व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बन गया। शहर धुएं, शोर और गतिविधि से भर गए। आधुनिक शहरी सभ्यता का जन्म हुआ। सबसे बड़ा परिवर्तन समय की समझ में आया। कृषि समाज में समय प्राकृतिक था, सूर्योदय, मौसम और ऋतु। लेकिन कारखाने को प्राकृतिक समय नहीं, सटीक समय चाहिए था। घड़ियां महत्वपूर्ण हो गईं। मिनट और सेकंड का मूल्य पैदा हुआ। देर से आना अब केवल आलस्य नहीं, आर्थिक नुकसान था। मानव जीवन पहली बार घड़ी की सुइयों से नियंत्रित होने लगा। समय अनुशासन आधुनिक मानसिकता की नींव बना। काम के निश्चित घंटे, विश्राम का निश्चित समय, उत्पादन का लक्ष्य, ये सब नया था। मानव अब प्रकृति के चक्र से हटकर औद्योगिक ताल में जीने लगा। धीरे धीरे लोगों ने स्वयं को भी मशीन की तरह व्यवस्थित करना शुरू किया। दक्षता, उत्पादकता और गति नए नैतिक मूल्य बन गए। मनोवैज्ञानिक रूप से ये क्रांतिकारी बदलाव था। मानव ने महसूस किया कि वो प्रकृति का दास नहीं रहा, उसने ऊर्जा पर अधिकार पा लिया है। लेकिन साथ ही एक नया तनाव भी पैदा हुआ। मशीनें शक्तिशाली थीं, पर उन्होंने मनुष्य को भी प्रतिस्पर्धा में धकेल दिया। अब सवाल ये नहीं था कि कौन मेहनती है, बल्कि ये था कि कौन अधिक उत्पादक है। मशीन ने स्वतंत्रता भी दी और बंधन भी। उसने उत्पादन बढ़ाया, वस्तुएं सस्ती कीं, जीवन स्तर सुधारा, लेकिन उसने श्रम को संगठित और नियंत्रित भी किया। आधुनिक अर्थव्यवस्था, आधुनिक शहर और आधुनिक कार्य संस्कृति इसी संघर्ष से पैदा हुए। मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ऊर्जा, तकनीक और संगठन एक साथ आए। ये केवल औद्योगिक परिवर्तन नहीं था, ये मानव चेतना का पुनर्गठन था। इंसान ने प्रकृति की शक्ति को मशीन में बदल दिया और उसी क्षण मशीन ने मानव समाज को बदलना शुरू कर दिया। अब दुनिया पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। मशीनों की आवाज केवल कारखानों तक सीमित नहीं थी, वो मानव सभ्यता के भविष्य की घोषणा थी। मानव ने गति को अपना लिया था और इतिहास अब तेजी से आगे बढ़ने वाला था। मानव इतिहास में कुछ परिवर्तन इतने गहरे होते हैं कि वे केवल जीवन शैली नहीं बदलते, बल्कि मनुष्य की पहचान को ही पुनः परिभाषित कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति का अगला चरण ऐसा ही था। मशीनों के जन्म के बाद समाज स्वयं को नए रूप में ढालने लगा। ये परिवर्तन धीरे धीरे नहीं, बल्कि विस्फोट की तरह हुआ।
सदियों तक मानव जीवन गांव के इर्द गिर्द घूमता रहा था। गांव केवल रहने की जगह नहीं था, वो सामाजिक सुरक्षा, पहचान और संस्कृति का केंद्र था। लोग प्रकृति के साथ तालमेल में जीते थे, परिवार संयुक्त थे, पेशे पीढ़ियों से तय थे और जीवन की गति स्थिर थी। लेकिन जैसे ही मशीनों ने बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव किया, काम खेतों से निकलकर कारखानों में चला गया। कारखाने गांव में नहीं बन सकते थे, उन्हें कोयला चाहिए था, पानी चाहिए था, परिवहन चाहिए था और बाजार चाहिए था। इसलिए शहर तेजी से विकसित होने लगे। रोजगार का आकर्षण लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर करने लगा। पहली बार इतिहास में बड़ी संख्या में लोग अपनी जन्मभूमि से अलग होकर अजनबी शहरों की ओर बढ़े। ये केवल भौगोलिक यात्रा नहीं थी, ये मनोवैज्ञानिक यात्रा थी। गांव में व्यक्ति समुदाय का हिस्सा होता था, शहर में वो भीड़ का हिस्सा बन गया। शहर अवसर का प्रतीक था, लेकिन अकेलेपन का भी। धुएं से भरे आसमान, संकरी गलियां, लगातार चलती मशीनें और अनगिनत अनजान चेहरे। आधुनिक शहरी जीवन का जन्म इसी क्षण हुआ। शहरों के साथ एक नया सामाजिक वर्ग पैदा हुआ, मजदूर वर्ग। पहले अधिकांश लोग अपने काम के मालिक होते थे। किसान अपनी जमीन पर काम करता था, कारीगर अपने औजारों का स्वामी था। लेकिन कारखाना व्यवस्था ने इस स्वतंत्रता को बदल दिया। अब उत्पादन के साधन कुछ लोगों के हाथ में थे और अधिकांश लोगों के पास केवल अपनी श्रम शक्ति थी। मानव इतिहास में पहली बार नौकरी एक सामान्य स्थिति बनी। लोग अपना समय और श्रम वेतन के बदले बेचने लगे। ये विचार सरल लगता है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा था। व्यक्ति का जीवन अब उसकी भूमि या कौशल से नहीं, बल्कि उसकी मजदूरी से तय होने लगा। श्रमिक सुबह से शाम तक मशीनों के साथ काम करते और उनका अस्तित्व उत्पादन की गति से जुड़ गया। मजदूर वर्ग का जन्म आधुनिक सामाजिक संघर्षों की शुरुआत भी था। लंबे कार्य घंटे, कम वेतन, असुरक्षित परिस्थितियां और बच्चों तक का श्रम। प्रारंभिक औद्योगिक समाज कठोर था। मशीनों ने उत्पादन बढ़ाया, लेकिन समानता नहीं लाई। कुछ लोग अत्यंत धनी बनने लगे, जबकि विशाल जनसमूह कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा था। यहीं से समाज में एक नया प्रश्न उभरा, प्रगति किसके लिए? औद्योगिक क्रांति ने संपत्ति निर्माण की अभूतपूर्व क्षमता पैदा की। व्यापारियों और उद्योगपतियों ने मशीनों, कारखानों और पूंजी में निवेश किया। धन अब जमीन से नहीं, उत्पादन और व्यापार से पैदा होने लगा। यही वो क्षण था जब पूंजीवाद का उदय हुआ। पूंजीवाद केवल आर्थिक प्रणाली नहीं था, ये सोच का नया ढांचा था। इसमें सफलता जन्म से नहीं, निवेश और नवाचार से तय होने लगी। जोखिम लेने वाला व्यक्ति समाज में ऊपर उठ सकता था। प्रतियोगिता को विकास का इंजन माना गया। लाभ कमाना नैतिक रूप से स्वीकार्य ही नहीं, बल्कि प्रगति का संकेत बन गया। इस व्यवस्था ने अद्भुत ऊर्जा पैदा की। नई मशीनें बनी, उत्पादन बढ़ा, वैश्विक व्यापार फैल गया और मानव जीवन पहले से अधिक सुविधाजनक होने लगा। लेकिन इसके साथ असमानता भी बढ़ी। पूंजी और श्रम के बीच तनाव जन्म लेने लगा। दार्शनिक रूप से समाज दो ध्रुवों में बंटने लगा। एक ओर उद्योगपति और निवेशक, दूसरी ओर श्रमिक। एक के पास संसाधनों का नियंत्रण था, दूसरे के पास श्रम की शक्ति। ये तनाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि नैतिक और राजनीतिक बहस का विषय बन गया। मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी मानव बदल रहा था। अब व्यक्ति की पहचान उसके परिवार या समुदाय से नहीं, बल्कि उसके पेशे और आय से जुड़ने लगी। सफलता व्यक्तिगत उपलब्धि बन गई। प्रतिस्पर्धा ने महत्वाकांक्षा को जन्म दिया और महत्वाकांक्षा ने आधुनिक व्यक्तिवाद को। शहरों में नए विचार जन्म लेने लगे। शिक्षा का विस्तार हुआ, समाचार पत्र फैले, राजनीतिक चेतना बढ़ी और लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे। भीड़ में रहने वाला व्यक्ति अब केवल श्रमिक नहीं रहा, वो नागरिक बनने लगा। समाज वास्तव में पुनर्जन्म ले रहा था। गांवों की स्थिर दुनिया से निकलकर मानव गतिशील आधुनिक समाज में प्रवेश कर चुका था। मशीनों ने केवल उत्पादन नहीं बदला था, उन्होंने वर्ग संरचना, संबंधों, पहचान और शक्ति संतुलन को पुनर्गठित कर दिया था। अब इतिहास एक नए चरण में प्रवेश कर चुका था, जहां प्रश्न केवल तकनीक का नहीं, बल्कि मानव गरिमा, समानता और न्याय का बनने वाला था। यही संघर्ष आगे चलकर विचारधाराओं, आंदोलनों और आधुनिक लोकतांत्रिक चेतना को जन्म देगा। औद्योगिक क्रांति का सबसे गहरा प्रभाव मशीनों या शहरों पर नहीं, बल्कि मानव मन पर पड़ा।
इतिहास में पहली बार मनुष्य को बाहरी दुनिया से अधिक अपने भीतर परिवर्तन का अनुभव होने लगा। मशीनें केवल लोहे और भाप की संरचनाएं नहीं थीं, वे मानव चेतना के नए युग की शुरुआत थीं। जब मशीनें काम करने लगीं, तब मानव ने पहली बार अपने श्रम को अपने शरीर से अलग होते देखा। सदियों तक मनुष्य अपने काम से भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता था। किसान अपनी फसल में स्वयं को देखता था, कारीगर अपने बनाए वस्त्र या औजार में अपनी पहचान महसूस करता था। काम केवल जीविका नहीं, आत्म अभिव्यक्ति था। लेकिन कारखानों में श्रम का स्वरूप बदल गया। अब व्यक्ति पूरी वस्तु नहीं बनाता था, वो केवल मशीन की प्रक्रिया का एक छोटा हिस्सा बन गया। यहीं से मानव मन में एक नया अनुभव पैदा हुआ, अलगाव। व्यक्ति काम तो कर रहा था, लेकिन उसे अपने काम में स्वयं का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता था। मशीनें तेज थीं, सटीक थीं और लगातार चलती थीं। मानव को उनकी गति के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ा। पहली बार मनुष्य ने महसूस किया कि वो प्रकृति का नहीं, बल्कि अपनी ही बनाई प्रणाली का अनुयायी बन गया है। मशीन ने मानव को शक्तिशाली भी बनाया और असुरक्षित भी। पहले श्रम की कीमत कौशल से तय होती थी। यदि कोई व्यक्ति कुशल कारीगर था, तो उसका सम्मान और स्थान सुरक्षित था। लेकिन मशीनें कौशल को सरल प्रक्रियाओं में बदलने लगीं। अब कम प्रशिक्षण वाला व्यक्ति भी वही काम कर सकता था। इससे मानव मन में प्रतिस्थापन का भय जन्मा। क्या मशीन मेरी जगह ले लेगी? ये प्रश्न केवल आर्थिक नहीं था, ये अस्तित्व का प्रश्न बन गया। मानव पहली बार अपनी उपयोगिता को लेकर चिंतित हुआ। उसकी पहचान, जो सदियों से परंपरा और पेशे से जुड़ी थी, टूटने लगी। गांव में व्यक्ति जन्म से परिभाषित होता था, लेकिन शहर में उसे स्वयं को साबित करना पड़ता था। ये स्वतंत्रता भी थी और मानसिक दबाव भी। यहीं से पहचान संकट शुरू हुआ। व्यक्ति अब ये पूछने लगा, मैं कौन हूं? क्या मैं अपने परिवार से परिभाषित हूं, अपने धर्म से, अपने काम से, या अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों से? आधुनिक समाज ने मनुष्य को विकल्प दिए, और विकल्पों ने अनिश्चितता पैदा की। पहले जीवन का मार्ग तय था, अब हर व्यक्ति को अपना रास्ता चुनना था। स्वतंत्रता ने जिम्मेदारी को जन्म दिया, और जिम्मेदारी ने चिंता को। शहरों में भीड़ बढ़ी, लेकिन अकेलापन भी बढ़ा। हजारों लोगों के बीच रहकर भी व्यक्ति स्वयं को अलग महसूस करने लगा। सामाजिक संबंध उपयोगितावादी होते गए। समय मूल्यवान बन गया और संबंध भी समय की सीमाओं में बंधने लगे। आधुनिक जीवन की गति ने मानव मन को लगातार सक्रिय रखा, लेकिन उसे शांति से दूर कर दिया। मनोवैज्ञानिक रूप से मानव अब प्रकृति के चक्र से नहीं, बल्कि लक्ष्य और उपलब्धि के चक्र से संचालित होने लगा। सफलता जीवन का केंद्रीय मूल्य बन गई। तुलना, प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा ने आधुनिक मानसिक संरचना को आकार दिया। लेकिन इसी परिवर्तन में एक नया मानव जन्म ले रहा था। ये मानव परंपरा से मुक्त था। वो सवाल पूछ सकता था, अपना पेशा बदल सकता था, नई पहचान बना सकता था। शिक्षा ने उसे सोचने की शक्ति दी, विज्ञान ने उसे संदेह करने का साहस दिया, और शहरों ने उसे विविध अनुभवों से परिचित कराया। आधुनिक व्यक्ति वो था जो अपने भाग्य को स्वयं गढ़ने की कल्पना कर सकता था। अब जीवन केवल जीवित रहने का संघर्ष नहीं रहा, ये आत्मनिर्माण की प्रक्रिया बन गया। कला, साहित्य, मनोविज्ञान और दर्शन का विस्तार इसी कारण हुआ। मनुष्य अपने भीतर झांकने लगा। उसने भावनाओं, अवचेतन, इच्छाओं और चेतना को समझने की कोशिश शुरू की। लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ एक नई समस्या भी आई, अर्थ की खोज। जब परंपराएं कमजोर हुईं और धर्म का नियंत्रण कम हुआ, तब व्यक्ति को स्वयं तय करना पड़ा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। आधुनिक मनुष्य बाहरी रूप से अधिक स्वतंत्र था, पर भीतर से अक्सर असमंजस में रहता था। यही आधुनिक मानसिकता का विरोधाभास है, अपार संभावनाएं और गहरी बेचैनी साथ साथ। मशीनों ने शरीर का श्रम कम किया, लेकिन मन का श्रम बढ़ा दिया। अब मानव केवल जीव नहीं रहा, वो स्वयं का विश्लेषक बन गया। उसने अपने विचारों, भावनाओं और अस्तित्व को समझने की यात्रा शुरू की। यही आधुनिक व्यक्ति का जन्म था, एक ऐसा व्यक्ति जो परंपरा से मुक्त, तर्क से प्रेरित और भविष्य की ओर उन्मुख था। औद्योगिक क्रांति ने दुनिया को आधुनिक बनाया, लेकिन उससे भी अधिक उसने मनुष्य को आधुनिक बना दिया। अब इतिहास का अगला चरण केवल तकनीकी नहीं रहेगा, वो विचारों, दर्शन और मानव मूल्यों की क्रांति बनने वाला था। जब मशीनों ने समाज को बदलना शुरू किया और मानव मन नई परिस्थितियों में ढलने लगा, तब एक और गहरी क्रांति जन्म ले रही थी,
विचारों की क्रांति। ये परिवर्तन कारखानों में नहीं, मानव चेतना में घटित हो रहा था। पहली बार इतिहास में मनुष्य ने स्वयं से ये प्रश्न पूछा कि समाज कैसा होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है और क्या मानव भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। सदियों तक अधिकांश सभ्यताओं में ये विश्वास था कि दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। गरीबी, सत्ता, सामाजिक वर्ग और धार्मिक व्यवस्था को प्राकृतिक या ईश्वरीय माना जाता था। परिवर्तन को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन औद्योगिक युग के साथ एक नया विचार जन्मा, प्रगति का विचार। ये विचार क्रांतिकारी था। मानव ने पहली बार विश्वास किया कि भविष्य अतीत से बेहतर हो सकता है। इतिहास अब केवल दोहराव नहीं रहा, वो आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया बन गया। विज्ञान की खोजों, नई तकनीकों और बढ़ते उत्पादन ने लोगों को ये अनुभव कराया कि मानव अपनी बुद्धि से जीवन की परिस्थितियों को बदल सकता है। बीमारी कम की जा सकती है, गरीबी घटाई जा सकती है, शिक्षा फैल सकती है, अर्थात समाज को सुधारा जा सकता है। प्रगति का विचार केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का परिणाम नहीं था, ये एक दार्शनिक घोषणा थी कि मानव स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। जैसे जैसे समाज बदलने लगा, लोगों ने सत्ता और अधिकारों पर भी सवाल उठाने शुरू किए। यदि मशीनें और ज्ञान दुनिया बदल सकते हैं, तो क्या समाज की संरचना भी बदली जा सकती है? क्या जन्म के आधार पर श्रेष्ठता उचित है? क्या कुछ लोगों को दूसरों पर शासन करने का प्राकृतिक अधिकार है? यही से स्वतंत्रता और समानता के विचार मजबूत हुए। मनुष्य ने ये समझना शुरू किया कि हर व्यक्ति सोचने, बोलने और अपने जीवन का निर्णय लेने की क्षमता है। ये विचार राजाओं, सामंती व्यवस्थाओं और कठोर सामाजिक ढांचों के लिए चुनौती बन गया। स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक अधिकार नहीं था, ये मानसिक मुक्ति थी, भय से मुक्ति, अंधविश्वास से मुक्ति और इम्पोज्ड अथॉरिटी से मुक्ति। समानता का विचार और भी अधिक परिवर्तनकारी था। इसका अर्थ ये नहीं था कि सभी लोग समान क्षमताओं वाले हैं, बल्कि ये कि सभी मनुष्य समान सम्मान और अवसर के अधिकारी हैं। औद्योगिक समाज में मजदूरों, व्यापारियों और शिक्षित वर्गों के उदय ने ये स्पष्ट कर दिया कि प्रतिभा जन्म से नहीं, अवसर से विकसित होती है। इन विचारों ने समाज को सोचने पर मजबूर किया कि न्याय क्या है। क्या न्याय परंपरा से तय होगा या तर्क से? क्या नैतिकता धर्मग्रंथों से आएगी या मानव अनुभव से? यहीं से वैज्ञानिक सोच और परंपरा के बीच संघर्ष शुरू हुआ। परंपरा स्थिरता चाहती थी, विज्ञान परिवर्तन चाहता था। परंपरा विश्वास पर आधारित थी, विज्ञान प्रमाण पर। परंपरा कहती थी ऐसा हमेशा से होता आया है, विज्ञान पूछता था क्या ये सत्य है? ये संघर्ष केवल धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं था, ये ज्ञान की प्रकृति का संघर्ष था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने मानव को सिखाया कि किसी भी विचार को केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वो प्राचीन है। हर दावा परीक्षण योग्य होना चाहिए, हर विश्वास प्रश्नों के लिए खुला होना चाहिए। धीरे धीरे तर्क मानव सभ्यता का नया आधार बनने लगा। शिक्षा संस्थानों का विस्तार हुआ, शोध और प्रयोग को महत्व मिला और ज्ञान को लोकतांत्रिक रूप से फैलाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मुद्रण तकनीक और समाचार पत्रों ने विचारों को सीमाओं से मुक्त कर दिया। लोग पहली बार बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बहस करने लगे। मनोवैज्ञानिक रूप से ये परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण था। मनुष्य अब केवल अनुयायी नहीं रहा, वो विचारक बन गया। उसने अधिकारों की मांग की, सरकारों को जवाबदेह बनाया और समाज को सुधारने के प्रयास शुरू किए। सुधार आंदोलनों, सामाजिक क्रांतियों और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की जड़ें इसी दार्शनिक परिवर्तन में थीं। लेकिन ये प्रक्रिया सरल नहीं थी। हर नई सोच पुराने विश्वासों से टकराती है। कई लोगों के लिए ये बदलाव अस्थिर करने वाला था, क्योंकि परंपरा सुरक्षा देती है, जबकि तर्क अनिश्चितता लाता है। आधुनिक मानव को अब बिना अंतिम निश्चितताओं के जीना सीखना था। फिर भी यही अनिश्चितता स्वतंत्रता का स्रोत बनी। मानव ने स्वीकार किया कि सत्य स्थिर नहीं, खोज की प्रक्रिया है। ज्ञान अंतिम नहीं, विकसित होने वाली यात्रा है। यही आधुनिक दर्शन की आत्मा बनी। संदेह करो, जांचो, समझो और बेहतर दुनिया बनाने का प्रयास करो। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति केवल मशीनों और अर्थव्यवस्था का परिवर्तन नहीं रही, उसने मानव विचारधारा को पुनर्गठित कर दिया। प्रगति, स्वतंत्रता, समानता और वैज्ञानिक सोच ने आधुनिक सभ्यता की वैचारिक नींव रखी। अब मानव केवल प्रकृति को बदलने तक सीमित नहीं था,
वो समाज, राजनीति और स्वयं मानव अस्तित्व के अर्थ को भी पुनः परिभाषित करने की दिशा में आगे बढ़ चुका था। आगे आने वाला युग विज्ञान की तीव्र गति और वैश्विक परिवर्तन का युग बनने वाला था, जहां मानव बुद्धि अपनी सबसे तेज उड़ान भरने वाली थी। जैसे जैसे औद्योगिक समाज स्थिर होने लगा, मानव इतिहास की गति अचानक तेज हो गई। ऐसा लगा मानो सदियों से जमा ज्ञान एक साथ विस्फोट बनकर बाहर आ रहा हो। पहले खोजें धीरे धीरे होती थीं, अब हर दशक दुनिया को पहचान से परे बदलने लगा। मानव ने केवल मशीनें नहीं बनाई थीं, उसने खोज की एक ऐसी प्रणाली बना ली थी जो लगातार नए ज्ञान को जन्म देती रहे। विज्ञान अब कुछ व्यक्तियों की जिज्ञासा नहीं रहा, वो संगठित शक्ति बन चुका था। प्रयोगशालाएं बनी, विश्वविद्यालय शोध केंद्र बने, उद्योग और विज्ञान एक दूसरे के सहयोगी बन गए। पहली बार इतिहास में ज्ञान सीधे उत्पादन, अर्थव्यवस्था और दैनिक जीवन से जुड़ गया। तकनीक अब संयोग से नहीं, योजनाबद्ध अनुसंधान से पैदा होने लगी। ऊर्जा के नए स्रोत खोजे गए। भाप के बाद बिजली ने दुनिया को बदल दिया। बिजली ने रात और दिन के अंतर को लगभग समाप्त कर दिया। शहर जगमगाने लगे, मशीनें अधिक सटीक हुईं और उत्पादन की गति कई गुना बढ़ गई। मानव ने समझ लिया कि ऊर्जा को नियंत्रित करना ही सभ्यता की असली शक्ति है। तकनीकी विकास केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहा। धातु विज्ञान, रसायन विज्ञान और इंजीनियरिंग में हुई प्रगति ने रोजमर्रा के जीवन को बदलना शुरू कर दिया। परिवहन तेज हुआ, उत्पादन सस्ता हुआ और वस्तुएं आम लोगों तक पहुंचने लगीं। तकनीक ने पहली बार सुविधा को विशेषाधिकार से निकालकर सामान्य अनुभव बना दिया। लेकिन विज्ञान की सबसे मानवीय क्रांति चिकित्सा के क्षेत्र में हुई। सदियों तक बीमारी मानव का सबसे बड़ा भय थी। महामारी पूरी आबादी को समाप्त कर सकती थी। लोग रोगों को दैवी दंड मानते थे क्योंकि उनके कारण अज्ञात थे। जैसे ही वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म जीवों की दुनिया को समझना शुरू किया, चिकित्सा विज्ञान ने नया रूप ले लिया। ये समझ विकसित हुई कि रोग अदृश्य जीवाणुओं और वायरस के कारण होते हैं, न कि अलौकिक शक्तियों के कारण। इस खोज ने मानव मानसिकता को गहराई से बदल दिया। स्वच्छता, टीकाकरण, शल्य चिकित्सा और औषधियों ने मृत्युदर को कम करना शुरू किया। पहली बार मानव जीवन की औसत आयु तेजी से बढ़ने लगी। प्रसव सुरक्षित हुए, संक्रमण नियंत्रित होने लगे और अस्पताल आधुनिक संस्थानों में बदल गए। मानव ने पहली बार महसूस किया कि वो केवल प्रकृति की मार सहने वाला जीव नहीं है, वो जीवन की रक्षा करने की क्षमता भी रखता है। चिकित्सा क्रांति ने समाज में आशा पैदा की। भविष्य अब अनिश्चित भय से भरा नहीं रहा, वो नियंत्रित और योजनाबद्ध होने लगा। परिवारों ने लंबी उम्र की कल्पना की, शिक्षा और करियर की योजना संभव हुई और मानव जीवन का मूल्य नई तरह से समझा जाने लगा। इसी समय एक और क्रांति चुपचाप जन्म ले रही थी, संचार की क्रांति। मानव सभ्यता हमेशा दूरी से सीमित रही थी। सूचना जितनी तेज यात्रा करती थी, समाज की गति भी उतनी ही होती थी। संदेश पहुंचाने में दिन, सप्ताह या महीने लगते थे। लेकिन जब विद्युत संकेतों का उपयोग संचार में होने लगा, तो पहली बार सूचना प्रकाश की गति से चलने लगी। टेलीग्राफ ने दूरी को तोड़ा, टेलीफोन ने आवाज को यात्रा कराई और बाद में रेडियो तथा प्रसारण तकनीकों ने विचारों को सीमाओं से मुक्त कर दिया। अब ज्ञान किसी एक स्थान का नहीं रहा, वो वैश्विक संपत्ति बनने लगा। इस परिवर्तन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव अत्यंत गहरा था। मानव पहली बार स्वयं को स्थानीय नहीं, वैश्विक प्राणी महसूस करने लगा। दूर देशों की घटनाएं तुरंत ज्ञात होने लगीं। विचार, आंदोलन और वैज्ञानिक खोजें तेजी से फैलने लगीं। दुनिया छोटी लगने लगी और मानव चेतना का दायरा विस्तृत होने लगा। तकनीक, चिकित्सा और संचार, इन तीनों ने मिलकर मानव जीवन की मूल संरचना बदल दी। शरीर अधिक सुरक्षित हुआ, काम अधिक उत्पादक हुआ और विचार अधिक तेजी से फैलने लगे। ज्ञान अब शक्ति ही नहीं, सामाजिक परिवर्तन का इंजन बन गया। लेकिन इस तीव्र गति ने एक नया प्रश्न भी पैदा किया। क्या मानव मानसिक रूप से इतनी तेज प्रगति के लिए तैयार था? दुनिया तेजी से बदल रही थी और मनुष्य को लगातार स्वयं को नए वातावरण के अनुसार ढालना पड़ रहा था। परंपराएं पीछे छूट रही थीं, नई संभावनाएं सामने थीं और भविष्य पहले से कहीं अधिक खुला दिखाई दे रहा था। विज्ञान ने मानव को प्रकृति पर अभूतपूर्व नियंत्रण दिया, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ा दी। अब मानव के निर्णय केवल उसके समाज को नहीं, पूरी पृथ्वी को प्रभावित करने लगे थे। सभ्यता उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां ज्ञान की गति ही इतिहास की दिशा तय करने लगी।
मानवता अब स्थानीय सभ्यता नहीं रही, वो वैश्विक युग में प्रवेश कर चुकी थी। एक ऐसी दुनिया में जहां विचार, तकनीक और जीवन स्वयं निरंतर परिवर्तन की अवस्था में रहने वाले थे। जैसे ही उद्योगों की शक्ति बढ़ी, औद्योगिक क्रांति केवल यूरोप या कुछ देशों की घटना नहीं रही, उसने पूरी पृथ्वी को अपनी प्रक्रिया में शामिल कर लिया। मशीनों को कच्चा माल चाहिए था, कारखानों को बाजार चाहिए था और उद्योगों को निरंतर संसाधनों की आवश्यकता थी। यही आवश्यकता मानव इतिहास के एक नए वैश्विक अध्याय का कारण बनी। उद्योग ने दुनिया को जोड़ा, लेकिन ये जुड़ाव समान नहीं था। औद्योगिक देशों के पास मशीनें, पूंजी और तकनीकी ज्ञान था, जबकि दुनिया के विशाल हिस्सों के पास प्राकृतिक संसाधन और श्रम शक्ति थी। इस असंतुलन ने उपनिवेशवाद को नई ऊर्जा दी। पहले साम्राज्य विस्तार शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए होते थे, अब उनका उद्देश्य आर्थिक बन गया। दूर दराज क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करके कच्चा माल सस्ते में प्राप्त करना और तैयार माल को उन्हीं क्षेत्रों में बेचना औद्योगिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। रेलवे, बंदरगाह और प्रशासनिक संरचनाएं कई उपनिवेशों में विकसित की गईं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य स्थानीय समाज का विकास नहीं, बल्कि संसाधनों का प्रवाह सुनिश्चित करना था। उद्योगों ने वैश्विक मानचित्र को आर्थिक नेटवर्क में बदल दिया। कपास एक महाद्वीप से आई, कपड़ा दूसरे महाद्वीप में बना और तीसरे महाद्वीप में बेचा गया। पहली बार मानव इतिहास में अर्थव्यवस्था वास्तव में वैश्विक हो गई। इस प्रक्रिया ने स्थानीय समाजों को गहराई से प्रभावित किया। कई पारंपरिक उद्योग समाप्त हुए, क्योंकि मशीनों से बने सस्ते उत्पाद स्थानीय हस्तशिल्प से प्रतिस्पर्धा करने लगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं बदलीं, कृषि उत्पादन बाजार आधारित हुआ और सामाजिक संरचनाएं पुनर्गठित होने लगीं। लोगों ने अनुभव किया कि उनके जीवन पर दूर बैठे शक्तिशाली देशों के निर्णय प्रभाव डाल रहे हैं। यहीं से वैश्विक असमानता और प्रतिरोध की चेतना जन्म लेने लगी। विश्व व्यापार का विस्तार मानव इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांतियों में से एक था। समुद्री मार्गों, नहरों और बाद में आधुनिक परिवहन प्रणालियों ने दूरी की आर्थिक बाधाओं को कम कर दिया। वस्तुएं, पूंजी और श्रम सीमाओं को पार करने लगे। बाजार अब स्थानीय नहीं रहा, वो अंतर्राष्ट्रीय बन गया। व्यापार ने केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं किया, उसने विचारों, संस्कृतियों और जीवन शैली का भी आदान प्रदान किया। भोजन, वस्त्र, भाषा, संगीत और ज्ञान अलग अलग सभ्यताओं के बीच प्रवाहित होने लगे। मानव संस्कृति मिश्रित होने लगी। वैश्वीकरण की पहली लहर वास्तव में औद्योगिक युग में ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन वैश्विक संपर्क के साथ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी। औद्योगिक शक्ति राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक बन गई। जिन देशों के पास मजबूत उद्योग और तकनीक थी, वे विश्व राजनीति में प्रभावशाली बने। राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्था, सेना और प्रशासन को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया शुरू की। यही वो समय था जब आधुनिक राष्ट्र की अवधारणा मजबूत हुई। पहले लोगों की पहचान अक्सर राजा, साम्राज्य या स्थानीय समुदाय से जुड़ी होती थी। अब राष्ट्र एक सामूहिक कल्पना के रूप में उभरा। साझा भाषा, साझा इतिहास और साझा भविष्य की भावना। शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, समाचार पत्र और जनसंचार माध्यमों ने नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना विकसित की। औद्योगिक समाज को संगठित नागरिक चाहिए थे, इसलिए राज्य की भूमिका भी बढ़ी। जनगणना, कानून व्यवस्था, सार्वजनिक शिक्षा, रेलवे नेटवर्क और प्रशासनिक संस्थाएं आधुनिक राष्ट्र राज्य की नींव बनी। नागरिक और राज्य के बीच संबंध नए रूप में स्थापित हुए। मनोवैज्ञानिक रूप से मानव अब केवल स्थानीय समुदाय का सदस्य नहीं रहा, वो राष्ट्र का नागरिक बन गया। राष्ट्रीय गौरव, सामूहिक पहचान और राजनीतिक भागीदारी आधुनिक जीवन का हिस्सा बनने लगे। लोगों ने अधिकारों की मांग की, प्रतिनिधित्व की मांग की और शासन में भागीदारी की आकांक्षा व्यक्त की। लेकिन इस राष्ट्रीय चेतना के साथ संघर्ष भी पैदा हुए। औद्योगिक शक्ति और संसाधनों की प्रतिस्पर्धा ने राष्ट्रों के बीच तनाव बढ़ाया। वैश्विक व्यापार ने सहयोग को जन्म दिया, लेकिन शक्ति संतुलन की राजनीति ने टकराव की संभावनाएं भी बढ़ाईं। औद्योगिक क्रांति ने पृथ्वी को एक जुड़े हुए तंत्र में बदल दिया था। अब कोई समाज पूरी तरह अलग नहीं रह सकता था। एक स्थान पर हुई आर्थिक या राजनीतिक घटना दूसरे स्थान को प्रभावित करने लगी। मानव इतिहास पहली बार सचमुच वैश्विक इतिहास बन गया। ये युग विरोधाभासों से भरा था, संपर्क और शोषण साथ साथ।
विकास और असमानता साथ साथ, राष्ट्रीय गर्व और वैश्विक निर्भरता साथ साथ। लेकिन इन सब के बीच एक नई समझ उभर रही थी कि मानवता का भविष्य अब साझा है। दुनिया मशीनों से जुड़ चुकी थी, व्यापार से बंध चुकी थी और विचारों से संवाद करने लगी थी। मानव सभ्यता उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां पृथ्वी स्वयं एक विशाल सामाजिक प्रयोगशाला बन गई थी, और आगे आने वाले समय में यही वैश्विक जुड़ाव मानवता को नए संघर्षों, नई खोजों और नई संभावनाओं की ओर ले जाने वाला था। जब उद्योगों ने उत्पादन को अभूतपूर्व गति दी और शहरों में विशाल श्रमिक समुदाय बनने लगे, तब मानव सभ्यता ने एक नया अनुभव किया, प्रगति और पीड़ा का साथ साथ अस्तित्व। मशीनें समृद्धि पैदा कर रही थी, लेकिन उस समृद्धि का लाभ समान रूप से वितरित नहीं हो रहा था। कारखानों की चमक के पीछे लंबी कार्य अवधि, कम मजदूरी, असुरक्षित वातावरण और मानवीय थकान छिपी हुई थी। श्रमिकों ने धीरे धीरे ये महसूस करना शुरू किया कि वे अकेले नहीं हैं। हजारों लोग समान परिस्थितियों में काम कर रहे थे, समान कठिनाइयां झेल रहे थे और समान असुरक्षा महसूस कर रहे थे। ये साझा अनुभव चेतना में बदलने लगा। पहले व्यक्ति अपनी समस्या को व्यक्तिगत दुर्भाग्य मानता था, अब उसे समझ आने लगा कि ये एक सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है। यहीं से सामूहिकता का जन्म हुआ। मजदूर एक दूसरे से जुड़ने लगे। उन्होंने चर्चा की, संगठित होना सीखा और अपनी आवाज को सामूहिक शक्ति में बदलना शुरू किया। हड़तालें हुईं, यूनियनें बनीं और पहली बार श्रमिकों ने ये घोषणा की कि वे केवल उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि अधिकारों वाले मनुष्य हैं। ये संघर्ष केवल वेतन बढ़ाने का नहीं था, ये सम्मान के लिए संघर्ष था। कार्य घंटे सीमित करने की मांग उठी, बाल श्रम के विरोध की आवाज उठी, सुरक्षित कार्यस्थल की आवश्यकता सामने आई। धीरे धीरे समाज को ये स्वीकार करना पड़ा कि आर्थिक विकास यदि मानव गरिमा को नष्ट करता है तो वो अधूरा विकास है। श्रमिक आंदोलन ने आधुनिक लोकतंत्र को गहराई से प्रभावित किया, क्योंकि उसने सत्ता से जवाबदेही की मांग की। इसी संघर्ष की पृष्ठभूमि में एक नया वैचारिक दृष्टिकोण उभरा, समाजवाद। समाजवाद उस अनुभव से पैदा हुआ जिसमें लोगों ने देखा कि उत्पादन सामूहिक श्रम से होता है, लेकिन लाभ सीमित हाथों में केंद्रित हो जाता है। ये विचार सामने आया कि संसाधनों और उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिक न्यायपूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मजदूर एक दूसरे से जुड़ने लगे। उन्होंने चर्चा की, संगठित होना सीखा और अपनी आवाज को सामूहिक शक्ति में बदलना शुरू किया। हड़तालें हुईं, यूनियनें बनीं और पहली बार श्रमिकों ने ये घोषणा की कि वे केवल उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि अधिकारों वाले मनुष्य हैं। ये संघर्ष केवल वेतन बढ़ाने का नहीं था, ये सम्मान के लिए संघर्ष था। कार्य घंटे सीमित करने की मांग उठी, बाल श्रम के विरोध की आवाज उठी, सुरक्षित कार्यस्थल की आवश्यकता सामने आई। धीरे धीरे समाज को ये स्वीकार करना पड़ा कि आर्थिक विकास यदि मानव गरिमा को नष्ट करता है तो वो अधूरा विकास है। श्रमिक आंदोलन ने आधुनिक लोकतंत्र को गहराई से प्रभावित किया, क्योंकि उसने सत्ता से जवाबदेही की मांग की। इसी संघर्ष की पृष्ठभूमि में एक नया वैचारिक दृष्टिकोण उभरा, समाजवाद। समाजवाद उस अनुभव से पैदा हुआ जिसमें लोगों ने देखा कि उत्पादन सामूहिक श्रम से होता है, लेकिन लाभ सीमित हाथों में केंद्रित हो जाता है। ये विचार सामने आया कि संसाधनों और उत्पादन के साधनों पर समाज उद्देश्य केवल संपत्ति बनाना नहीं, बल्कि सामाजिक कल्याण का अधिक न्यायपूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता और सम्मानजनक जीवन का अधिकार, ये विचार धीरे धीरे वैश्विक नैतिक सिद्धांत बनते गए। मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण था। मनुष्य अब स्वयं को केवल प्रजा या श्रमिक नहीं मानता था, वो स्वयं को अधिकारों वाला नागरिक समझने लगा। भय के स्थान पर आत्मसम्मान विकसित हुआ। लोगों ने शासन से प्रश्न पूछने का साहस पाया और सामाजिक परिवर्तन को संभव मानने लगे। संघर्ष ने चेतना को जन्म दिया। जहां अन्याय था, वहां प्रतिरोध हुआ। जहां असमानता थी, वहां सुधार आंदोलनों का जन्म हुआ। शिक्षा, प्रेस और सार्वजनिक बहस ने इन आंदोलनों को शक्ति दी। धीरे धीरे श्रम कानून बने, मतदान अधिकार विस्तारित हुए और सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा विकसित हुई। लेकिन ये प्रक्रिया संघर्षों से भरी रही। हर अधिकार संघर्ष से मिला, हर सुधार विरोध के बाद आया। औद्योगिक समाज ने ये सिखाया कि प्रगति केवल तकनीक से नहीं होती,
वो न्याय और मानवीय संवेदना से पूर्ण होती है। मानवता ने इस चरण में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। सभ्यता की महानता उसकी मशीनों से नहीं, बल्कि उसके सबसे कमजोर व्यक्ति के जीवन स्तर से मापी जाती है। संघर्ष ने समाज को अधिक मानवीय बनाया। लोगों ने समझा कि स्वतंत्रता और समानता केवल विचार नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास हैं। चेतना जाग चुकी थी और अब मानवता उस दिशा में आगे बढ़ रही थी जहां विकास का अर्थ केवल उत्पादन नहीं, बल्कि मानव गरिमा की रक्षा भी होगा। औद्योगिक क्रांति ने शक्ति दी थी, लेकिन इस चरण ने उस शक्ति को नैतिक दिशा दी। मानव इतिहास अब उस मोड़ पर था जहां विज्ञान, समाज और नैतिकता मिलकर आधुनिक विश्व व्यवस्था का निर्माण करने वाले थे। जब पहली औद्योगिक क्रांति ने मशीनों को जन्म दिया और समाज को औद्योगिक बनाया, तब मानव इतिहास रुका नहीं। परिवर्तन की गति और तेज होती गई। मानव ने केवल श्रम को नहीं बदला, उसने ऊर्जा, सूचना और बुद्धि के स्वरूप को भी पुनः गढ़ना शुरू कर दिया। यही वो चरण था जहां औद्योगिक सभ्यता दूसरी छलांग लगाने वाली थी। बिजली का नियंत्रण मानव इतिहास की सबसे निर्णायक उपलब्धियों में से एक बना। भाप इंजन ने मशीनों को चलाया था, लेकिन बिजली ने उन्हें जीवंत कर दिया। कारखाने अब नदी या कोयले की खानों के पास सीमित नहीं रहे। उत्पादन कहीं भी संभव हो गया। मशीनें अधिक सटीक, अधिक तेज और अधिक विश्वसनीय हो गईं। शहर रात में भी जागने लगे, उद्योग 24 घंटे चलने लगे और मानव गतिविधि प्राकृतिक दिन-रात चक्र से लगभग स्वतंत्र होने लगी। ऊर्जा की इस नई शक्ति ने ऑटोमेशन की शुरुआत की। पहले मशीनें मानव के निर्देश पर चलती थीं, अब वे स्वयं नियंत्रित प्रक्रियाओं का हिस्सा बनने लगी। असेंबली लाइन का जन्म हुआ, जहां उत्पादन को छोटे-छोटे चरणों में विभाजित कर दिया गया। हर वस्तु एक मानकीकृत प्रक्रिया से बनने लगी। उत्पादन इतना तेज हुआ कि वस्तुएं विलासिता से निकलकर सामान्य जीवन का हिस्सा बन गई। मनोवैज्ञानिक रूप से ये परिवर्तन अत्यंत गहरा था। मानव ने पहली बार देखा कि कार्य केवल शक्ति से नहीं, प्रणाली से होता है। दक्षता नया मूल्य बन गई। समय को सेकंडों में मापा जाने लगा। जीवन की गति बढ़ी और आधुनिक जीवन का अनुभव तीव्र होने लगा। लेकिन दूसरी औद्योगिक क्रांति का वास्तविक बीज सूचना में छिपा था। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स विकसित हुआ, मानव ने समझा कि ऊर्जा के साथ साथ सूचना को भी नियंत्रित किया जा सकता है। कंप्यूटर का जन्म इसी समझ का परिणाम था। प्रारंभिक कंप्यूटर विशाल मशीनें थे, लेकिन उन्होंने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। गणना, डेटा और निर्णय प्रक्रिया पहली बार मशीनों द्वारा संचालित होने लगी। यहीं से डिजिटल क्रांति शुरू हुई। सूचना को संख्याओं में बदल दिया गया। शब्द, चित्र, ध्वनि और ज्ञान सब डिजिटल रूप में संग्रहित और प्रसारित होने लगे। इंटरनेट ने मानव सभ्यता को एक विशाल नेटवर्क में जोड़ दिया। दूरी लगभग समाप्त हो गई। ज्ञान अब पुस्तकालयों तक सीमित नहीं रहा, वो हर व्यक्ति की पहुंच में आने लगा। डिजिटल दुनिया ने मानव पहचान को फिर से बदल दिया। व्यक्ति अब केवल भौतिक संसार का नागरिक नहीं रहा, वो आभासी दुनिया का भी हिस्सा बन गया। संवाद स्क्रीन के माध्यम से होने लगा, कार्य ऑनलाइन होने लगा और सामाजिक संबंध नए रूप लेने लगे। सूचना की गति इतनी तेज हो गई कि समाज लगातार परिवर्तन की अवस्था में रहने लगा। ज्ञान का लोकतंत्रीकरण हुआ, लेकिन साथ ही सूचना का अतिरेक भी पैदा हुआ। मानव मस्तिष्क को पहले कभी इतनी मात्रा में जानकारी से जूझना नहीं पड़ा था। ध्यान, स्मृति और सोचने के तरीके बदलने लगे। आधुनिक मनुष्य एक साथ कई वास्तविकताओं में जीने लगा, भौतिक, सामाजिक और डिजिटल। इसी डिजिटल विकास ने मानव इतिहास के सबसे अद्भुत चरण को जन्म दिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। पहली औद्योगिक क्रांति में मशीनों ने मानव की मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाया था। अब मशीनें मानव की बौद्धिक क्षमता की नकल करने लगीं। एल्गोरिदम सीखने लगे, डेटा से पैटर्न पहचानने लगे और निर्णय लेने लगे। मशीनें केवल आदेश मानने वाली नहीं रहीं, वे अनुभव से सीखने वाली प्रणालियां बन गईं। ये परिवर्तन केवल तकनीकी नहीं, दार्शनिक था। यदि मशीन सोच सकती है, तो सोच क्या है? यदि एल्गोरिदम निर्णय ले सकता है, तो बुद्धि की परिभाषा क्या है? मानव और मशीन के बीच सीमा कहाँ समाप्त होती है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने मानव को स्वयं को नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर दिया। अब प्रश्न ये नहीं था कि मशीन क्या कर सकती है, बल्कि ये था कि मानव की विशिष्टता क्या है। रचनात्मकता, नैतिकता
सहानुभूति और चेतना, ये गुण मानव पहचान के केंद्र में फिर से उभरने लगे। ऑटोमेशन ने श्रम को बदला, डिजिटल क्रांति ने ज्ञान को बदला और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव भविष्य की दिशा को बदलने लगी। कई कार्य जो पहले केवल मनुष्य कर सकता था, अब मशीनें करने लगीं। इससे अवसर भी पैदा हुए और भय भी। कुछ लोगों ने इसे मानव मुक्ति का चरण माना, जहां मशीनें कठिन काम करेंगी और मानव रचनात्मकता तथा चिंतन पर ध्यान देगा। अन्य लोगों ने रोजगार, गोपनीयता और नियंत्रण को लेकर चिंता व्यक्त की। इतिहास फिर उसी प्रश्न के सामने खड़ा था जो औद्योगिक क्रांति के आरंभ में था। तकनीक मानव की सेवा करेगी या मानव तकनीक की प्रणाली का हिस्सा बन जाएगा? फिर भी एक बात स्पष्ट थी, मानव विकास की कहानी निरंतर विस्तार की कहानी है। पत्थर के औजार से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक की यात्रा ये दर्शाती है कि मानव हमेशा अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश करता रहा है। अब सभ्यता उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां मशीनें केवल बाहरी दुनिया नहीं बदल रहीं, बल्कि स्वयं बुद्धि की प्रकृति को पुनर्परिभाषित कर रही थीं। भविष्य खुला था, अनिश्चित था और संभावनाओं से भरा हुआ था। एक ऐसा भविष्य जिसमें मानव और मशीन मिलकर नई सभ्यता की रचना करने वाले थे। मानव इतिहास की लंबी यात्रा जब वर्तमान क्षण तक पहुंचती है तो एक गहरा प्रश्न सामने खड़ा दिखाई देता है। हमने इतनी तकनीकी शक्ति प्राप्त कर ली है, पर अब हमें जाना कहाँ है? औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन बदला, विज्ञान ने प्रकृति को समझाया, डिजिटल युग ने सूचना को मुक्त किया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने बुद्धि की सीमाओं को चुनौती दी। अब मानवता केवल विकास के चरण में नहीं है, वो आत्मनिर्णय के चरण में प्रवेश कर चुकी है। तकनीक अब बाहरी उपकरण नहीं रही, वो मानव जीवन की संरचना बन चुकी है। हमारे निर्णय, संबंध, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और राजनीति सब तकनीकी प्रणालियों से जुड़े हैं। तकनीक सुविधा देती है, गति देती है और क्षमता बढ़ाती है, लेकिन साथ ही वो एक नैतिक प्रश्न भी उठाती है। क्या हम तकनीक को नियंत्रित कर रहे हैं या तकनीक धीरे धीरे हमारे व्यवहार को नियंत्रित कर रही है? इतिहास हमें सिखाता है कि हर नई शक्ति के साथ जिम्मेदारी जन्म लेती है। परमाणु ऊर्जा ने ऊर्जा और विनाश दोनों की संभावना दी थी। उसी प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन मानव जीवन को समृद्ध भी कर सकते हैं और असमानता को गहरा भी कर सकते हैं। प्रश्न मशीन का नहीं है, प्रश्न उस मानव का है जो मशीन का उपयोग करता है। नैतिकता अब व्यक्तिगत आचरण का विषय भर नहीं रही, वो वैश्विक निर्णय का आधार बन चुकी है। एल्गोरिदम किसके हित में काम करेंगे? डेटा किसका होगा? गोपनीयता, स्वतंत्रता और मानव गरिमा को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा? ये प्रश्न तकनीकी नहीं, मानवीय प्रश्न हैं। भविष्य का मानव शायद शारीरिक रूप से पहले जैसा ही होगा, लेकिन उसकी चेतना बदल चुकी होगी। वो जैविक और डिजिटल दुनिया के बीच जीने वाला प्राणी होगा। उसकी स्मृति केवल मस्तिष्क में नहीं, क्लाउड में भी होगी। उसका संवाद केवल भाषा से नहीं, नेटवर्क से होगा। ज्ञान तुरंत उपलब्ध होगा, लेकिन बुद्धिमत्ता फिर भी अभ्यास और अनुभव से ही विकसित होगी। यही मशीन और मानव चेतना का अंतर स्पष्ट होता है। मशीन गणना कर सकती है, लेकिन अनुभव नहीं कर सकती। वो पैटर्न पहचान सकती है, लेकिन अर्थ का अनुभव नहीं कर सकती। मशीन के पास डेटा होता है, मानव के पास संवेदना होती है। मशीन भविष्य का अनुमान लगा सकती है, लेकिन मानव भविष्य की कल्पना कर सकता है। मानव चेतना की सबसे बड़ी विशेषता है आत्मबोध। मनुष्य केवल सोचता नहीं, वो ये भी जानता है कि वो सोच रहा है। वो प्रश्न पूछ सकता है, मूल्य चुन सकता है और नैतिक निर्णय ले सकता है। यही क्षमता उसे केवल बुद्धिमान नहीं, बल्कि जिम्मेदार बनाती है। भविष्य की चुनौती मशीन से प्रतिस्पर्धा करना नहीं होगी, बल्कि मानवता को बचाए रखना होगी। यदि तकनीक मानव को अधिक स्वतंत्र, अधिक शिक्षित और अधिक करुणामय बनाती है, तो वो सभ्यता की प्रगति होगी। लेकिन यदि तकनीक मनुष्य को केवल उपभोक्ता या डेटा में बदल दे, तो विकास अधूरा रह जाएगा। इसलिए आने वाला युग ज्ञान और नैतिकता के संतुलन का युग होगा। मानवता को ये तय करना होगा कि विकास का अर्थ केवल अधिक उत्पादन नहीं, बल्कि बेहतर जीवन है। विज्ञान दिशा दे सकता है, लेकिन उद्देश्य मानव मूल्यों से ही तय होंगे। करुणा, न्याय, स्वतंत्रता और सहयोग, ये वे सिद्धांत हैं जो भविष्य की सभ्यता को स्थिर रख सकते हैं। इतिहास की पूरी यात्रा हमें गहरी समझ देती है। प्रारंभिक मानव ने आग को नियंत्रित किया, औद्योगिक मानव ने मशीन को नियंत्रित किया और आधुनिक मानव
बुद्धि को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। हर चरण में वास्तविक प्रगति तकनीक से नहीं, चेतना के विस्तार से हुई है। भविष्य का मानव शायद अंतरिक्ष में बसेगा, जैविक सीमाओं को पार करेगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ सह अस्तित्व में रहेगा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती वही रहेगी जो हजारों वर्ष पहले थी, स्वयं को समझना। सभ्यता की दिशा अंततः मशीनें तय नहीं करेंगी, उसे मानव का नैतिक साहस तय करेगा। अंतिम संदेश सरल है लेकिन गहरा है। प्रश्न पूछो, प्रमाण खोजो, ज्ञान को साझा करो और सबसे महत्वपूर्ण, तकनीक से शक्तिशाली बनो लेकिन मानवता से जुड़े रहो। क्योंकि इतिहास की महानतम खोज मशीन नहीं थी, ना ही कोई वैज्ञानिक सिद्धांत। इतिहास की सबसे बड़ी खोज स्वयं मनुष्य है, उसकी जिज्ञासा, उसकी करुणा और बेहतर दुनिया बनाने की उसकी अनंत क्षमता। यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। औद्योगिक क्रांति से शुरू हुई कहानी अब मानव चेतना की क्रांति में बदल चुकी है और भविष्य उसी का होगा जो ज्ञान को बुद्धि में, शक्ति को जिम्मेदारी में और प्रगति को मानवता में बदल सकेगा। जब हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी, तब हम अंधकार से मशीन युग तक पहुंचे मानव इतिहास को समझना चाहते थे। लेकिन इस पूरी यात्रा के अंत में एक गहरी सच्चाई सामने आती है। औद्योगिक क्रांति केवल अतीत की घटना नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका हिस्सा हम स्वयं हैं। भाप इंजन से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक हर आविष्कार ने हमें अधिक शक्तिशाली बनाया, पर साथ ही अधिक जिम्मेदार भी। मशीनों ने श्रम बदला, विज्ञान ने सोच बदली, उद्योगों ने समाज बदला और धीरे धीरे मनुष्य ने स्वयं को पुनः परिभाषित किया। हमने प्रकृति को समझा, ऊर्जा को नियंत्रित किया, सूचना को गति दी और अब हम चेतना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अंतिम प्रश्न अभी भी वही है, क्या तकनीक मानवता की सेवा करेगी या मानव स्वयं तकनीक का साधन बन जाएगा? इतिहास हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। प्रगति तब तक सार्थक है जब तक वो मनुष्य को अधिक स्वतंत्र, अधिक जागरूक और अधिक मानवीय बनाती है। विज्ञान हमें शक्ति देता है, पर दिशा हमें नैतिकता देती है। मशीनें गति देती हैं, पर अर्थ केवल चेतना देती है। भविष्य की दुनिया कारखानों या एल्गोरिदम से नहीं बनेगी, वो बनेगी प्रश्न पूछने वाले मनुष्यों से, तर्क करने वाली बुद्धि से और करुणा से भरे समाज से। इसलिए याद रखिए, ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, विज्ञान केवल तकनीक नहीं है और विकास केवल आर्थिक वृद्धि नहीं है। सच्चा विकास वो है जहां मानवता स्वयं को बेहतर समझे। यदि इस यात्रा ने आपको सोचने पर मजबूर किया, प्रश्न उठाए या दुनिया को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी, तो यही इस ऑडियो बुक की सबसे बड़ी सफलता है। ज्ञान की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, ये अब आपके भीतर आगे बढ़ेगी। सवाल पूछते रहिए, प्रमाण खोजते रहिए और ज्ञान की रोशनी फैलाते रहिए। आप सुन रहे थे रेडियो पाठशाला, धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान। वीडियो को लाइक करके मनोबल बढ़ाए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपनत्व दिखाए और हाँ, वीडियो को अपनों के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और जागरूक समाज ही भविष्य बनाता है। ये ऑडियो बुक रेडियो पाठशाला की समाज प्लेलिस्ट का एक विशेष एपिसोड है। ऐसी ही गहन, ज्ञानवर्धक और चिंतनशील ऑडियो बुक सुनने के लिए रेडियो पाठशाला की सभी प्लेलिस्ट अवश्य देखें। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विचार, नए प्रश्न और नए ज्ञान के साथ। आपका समय, आपका विश्वास और ज्ञान के प्रति आपकी जिज्ञासा ही रेडियो पाठशाला की असली शक्ति है।